बैक फ्रेंड्स, दिस मंच गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। सो आज की वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्जाम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं एंड योर एग्जाम इज गोइंग टू बी स्टार्ट इन दिसंबर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ टॉपिक्स के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। आज की जो वीडियो है ये डीएनए के बारे में है, आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में से है, जो कि फर्स्ट टर्म में आ रहा है। फर्स्ट टर्म में एज ए एमसीक्यू की तरह आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी और डिफिकल्टी हो जाती है क्योंकि हमें पूरी एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट पढ़नी होगी, क्योंकि किसी भी लाइन से कुछ भी आ सकता है। तो आज मैं डीएनए टॉपिक में जो भी मेन पॉइंट है, मैं कोशिश करूंगी इस पूरे वीडियो में, छोटी सी वीडियो में आपको पूरा डीएनए रिवाइज करा दूं और एक भी पॉइंट आपके छूटे ना। इसी के साथ अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, डीएनए से रिलेटेड एमसीक्यूज चाहिए फॉर द प्रैक्टिस, तो उस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने काफी बुक से छाट कर वो मैंने एक पूरी पीडीएफ बनाई है, ताकि आप वीडियो को देखने के बाद देख सके कि किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। वो बोर्ड के लिए ही नहीं बल्कि नीट के लिए, या अगर आप कोई भी 12th के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे, किसी भी ग्रेजुएशन या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए, तो वहां पर भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं डीएनए। डीएनए का नाम हमने बहुत बार सुना हुआ है, अब क्योंकि डीपली आप पढ़ चुके होंगे तो डीएनए के बारे में काफी कुछ पता भी होगा। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद इसका नेचर क्या होता है? नेचर से इन द सेंस एसिडिक होता है या बेसिक होता है, तो डीएनए हमारा एसिडिक होता है नेचर में। और ये बात हमें किसने बताई थी? ऑल्टमैन ने बताई थी। इसके बारे में अभी और देखेंगे इन्होंने और क्या चीज किया था। उसके बाद ये जो डीएनए होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है? डीएनए हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, वहां पर प्रेजेंट होता है। लेकिन काफी सारे सेल्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें कैसे होगा? प्रोकैरियोटिक सेल से मतलब जैसे कि बैक्टीरिया है, तो उनमें ये डीएनए कैसे प्रेजेंट होता है? तो ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद जो डीएनए होता है वो और भी सेल ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होता है। एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों तरह में ही प्रेजेंट होता है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। डीएनए न्यूक्लियस में तो प्रेजेंट होता ही है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है, इनका खुद का डीएनए होता है। अब उसके बाद जो डीएनए को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, इसके बारे में सबसे पहले स्टडी की थी, तो वो कौन थे? फ्रेडरिक मेंस्टर थे। 1869 में इन्होंने इस डीएनए के बारे में स्टडी की थी। इन्होंने क्या करा? पस सेल्स होती हैं हमारी, पस सेल में इन्होंने सबसे पहले डीएनए के बारे में देखा। लेकिन इन्होंने डीएनए का नाम क्या रखा था? न्यूक्लिन रखा था। बाद में इसको न्यूक्लिक एसिड किसने रखा? ऑल्टमैन ने ही रखा था। जब इन्होंने देखा कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। फिलहाल हम डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑल्टमैन ने क्या देखा कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है उसका नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। तो बाद में इन्होंने, ऑल्टमैन ने न्यूक्लिन से नाम बदलकर न्यूक्लिक एसिड रख दिया। इसमें ये आ सकता है कि न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया? तो ऑल्टमैन ने दिया था। और आइडेंटिफाई किसने किया था? तो फ्रेडरिक मेंस्टर ने किया था 1869 में। उसके बाद जो डीएनए का साइज होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या हम प्रोकैरियोटिक की बात करें, अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज भी होते हैं, और ह्यूमन में यानी कि यूकैरियोट्स में भी अलग अलग तरह के साइज होते हैं। तो जो साइज होता है हमारे डीएनए का वो किस पे डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है कि उसमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने प्रेजेंट होते हैं। बेस पेयर्स क्या होते हैं वो भी मैं बताती हूँ। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है लैम्डा 174 बैक्टीरियोफेज। इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिसमें कि हमारा जो डीएनए होता है वो सर्कुलर और सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और कितने बेसेस होते हैं? 5386 बेसेस होते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा लैम्डा फेज, ये भी हमारे बैक्टीरिया का ही टाइप है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और लीनियर होता है, और इसमें जो गिवन है हमारे बेस पेयर्स इतने प्रेजेंट होते हैं। अगला है हमारा इकोलाई। इकोलाई में हमारा 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं, और ह्यूमन जीनोम में हमारे टोटल कितने बेस पेयर्स होते हैं? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। तो इकोलाई और ह्यूमन जीनोम का तो याद रखना जरूरी ही है। अब जो हमारा डीएनए होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जरूरी नहीं है सभी में डबल स्ट्रैंडेड हो या सिंगल स्ट्रैंडेड हो। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है किसी किसी में डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल से कि हम नॉर्मली पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमारे एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। तो ये जो डीएनए होता है 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो इसीलिए इसको हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बोलते हैं।
और लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर होता है हमारे ह्यूमन जीनोम में, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में जनरली क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड और लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे सर्कुलर बना दूं तो ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए हो जाता है। अब उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, जनरली इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। तो ये भी लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। तो ये दो तरह के हमारे डीएनए होते हैं। अब उसके बाद जो बेसिक यूनिट होती है हमारे डीएनए की, अब कोई भी जो चीज बनती है, कोई भी जो चेन बनेगी, इतनी बड़ी ये चेन बन रही है, तो ये किसी यूनिट से मिलकर बनी हुई होगी। तो जो बेसिक यूनिट होती है हमारे डीएनए की वो होती है न्यूक्लियोटाइड। क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। दो टर्म आपको इसमें सुनने के लिए मिलेंगे, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वो मैं बता दूंगी न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। लेकिन बेसिक यूनिट हमारी डीएनए की न्यूक्लियोटाइड होती है, मस्ट है, ये तो बिल्कुल याद रखना ही रखना है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट वन इज पेंटोज शुगर, सेकंड नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर, पेंटोज नाम से पता चल रहा है, यानी कि 5 कार्बन चेन की होती है। अब जो पेंटोज शुगर होता है ये कुछ इस तरीके से होता है। पेंटोज शुगर भी कौन सा होता है हमारे डीएनए में? डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, और आरएनए में हमारे राइबोज शुगर होते हैं दो। उसके बाद नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस हमारे दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में आपके कौन कौन से बेस आते हैं? एजी यानी कि आयोडीन और ग्वानिन आते हैं आपके प्यूरिन में, और पिरिमिडिन में साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ये तीन नाइट्रोजनस बेस आते हैं। अब क्योंकि हम सिर्फ डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए में हमारा यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता है, यूरेसिल हमारा आरएनए में प्रेजेंट होता है, और ये सभी हमारे डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। इतना बात ध्यान में रखने वाली है। और तीसरी चीज क्या प्रेजेंट होती है? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, न्यूक्लियोटाइड हमारा बेसिक यूनिट है डीएनए की, और ये किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? पेंटोज शुगर से, विच इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। सेकेंड वन इज नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं, प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन में क्या क्या आते हैं? साइटोसिन और थायमिन और यूरेसिल आते हैं। उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप भी हमारा डीएनए में प्रेजेंट होता है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरीके का होता है। अब जैसे कि मैंने बताया हमारा जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, यानी कि 3 पार्ट से, बेस, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और जी फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब ये तीनों हवा में तो उड़ते नहीं रहेंगे, तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे। तो जिससे ये इंटरलिंक होते हैं उसको हम बोलते हैं बॉन्ड। और शुगर यानी कि पेंटोज शुगर और जो हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इन बॉन्ड्स के नाम याद रखने, और 2 बॉन्ड के नेम आपको दिए हुए हैं तो वो तो याद रखने ही है, उनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। दूसरा उसके बाद क्या, एक तो बॉन्ड ये हो गया जो हमें याद रखना है, दूसरा एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। अब इससे आके दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, फिर उसके बाद तीसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं एक दूसरे से, तो इनके बीच में भी बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो वो कौन सा बॉन्ड होता है? वो होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। जैसे कि एक ये न्यूक्लियोटाइड है, इसके बाद यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया, देन उसके बाद न्यूक्लियोटाइड आ गया, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। ये चीज ध्यान रखना है, ये 2 बॉन्ड तो आपको बिल्कुल याद होनी ही चाहिए। उसके बाद इसमें एक और एनसीईआरटी में कुछ इसी तरीके का डायग्राम दिया हुआ है हमारे पूरे न्यूक्लियोटाइड का, जब न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो कैसे, ये हमारा शुगर, ये हमारा फॉस्फेट, और जी ये हमारा क्या है? नाइट्रोजनस बेस। तो एक न्यूक्लियोटाइड हमारा ये हो गया, उसके बाद हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड आया, ये हो गया हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड, देन उसके बाद एक और आया। तो ये इस तरीके से हमारी एक पूरी चेन बनती है। अब क्योंकि इसमें काफी सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं तो इसी को हम बोल देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या बोल देते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोल देते हैं। पॉली जहां पर भी वर्ड आ जाए, पॉली का मतलब होता है मोर देन 2, यानी कि 2 से ज्यादा, काफी ज्यादा अमाउंट में, तो इसी को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोल देते हैं। ये तो हमारा एक स्ट्रैंड हो गया डीएनए का। जैसे हम ये वाला डीएनए बनाते हैं ना इस तरीके से, तो ये 2 स्ट्रैंड है, इसका हम एक स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, ये वाला स्ट्रैंड की हम बात कर रहे हैं।
अब जो बेस होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। अब जो दूसरा वाला इसका स्ट्रैंड आता है इस तरीके से, ये वाला जो होता है, ऐसे ही ये वाली चेन भी बनी हुई होती है और दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाते हैं। अब जैसे पहली एक तो ये चेन हो गई, जो दूसरी चेन आएगी उसमें भी क्या होगा, यहाँ पर शुगर होगा, फॉस्फेट होगा और हमारा बेस होता है। तो यहाँ पर दूसरे स्ट्रैंड का बेस आ गया इस तरीके से। तो ये जो एडेनिन और यहाँ एडेनिन के साथ हमारा क्या बाइंड अप होता है, थाइमिन होता है। तो ये दोनों भी एक दूसरे से बाइंड अप होते हैं और तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये सभी अभी साइलेंट फीचर्स में देखेंगे डीएनए के। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डीएनए का वो है साइलेंट फीचर। तो डीएनए के हमारे कुछ फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि डीएनए जो होता है ह्यूमन के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बना हुआ होता है। दूसरा क्या कि जो हमारा डीएनए होता है उसका जो मेन बैकबोन होती है, जो स्ट्रैंड होता है, वो शुगर और फॉस्फेट से मिलके बना हुआ होता है और जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो अंदर की तरफ होता है। जैसे कि ये हमारा एक स्ट्रैंड है, तो ये जो स्ट्रैंड है हमारा, ये फॉस्फेट शुगर इस तरीके से बना हुआ है और जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन बेस, वो हमारे अंदर इस तरीके से होता है। ऐसे ही हमारा दूसरा स्ट्रैंड होगा, फॉस्फेट शुगर इस तरीके से बना हुआ होता है और अंदर की तरफ इस तरीके से हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है, एक दूसरे से बॉन्ड अप होते हैं। तो अब उसके बाद सेकंड पॉइंट है, ये जो चेन होती है दोनों, ये एंटी पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल से क्या मतलब है, एक स्ट्रैंड आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है और जो दूसरी स्ट्रैंड होती है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें इस तरीके से, तो ये हमारा 5 प्राइम होगा और इसका जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो 3 प्राइम होगा। ऐसे यहाँ का ये 3 प्राइम होगा और ये 5 प्राइम होगा। तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। जैसे कि इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड देन 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब उसके बाद जो इसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं, हमने नाइट्रोजनस बेस देखे, तो ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस है, मान लीजिए एडेनिन। तो एडेनिन ऐसा नहीं है किसी के भी साथ बॉन्ड अप कर लेगा, किसी भी नाइट्रोजनस बेस के साथ कर लेगा, नहीं, एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है। किसके साथ, थाइमीन के साथ बनाता है, या हम बोले थाइमीन हमेशा एडेनिन के साथ ही बॉन्ड अप करता है। और ये दोनों भी ऐसी हवा में नहीं उड़ते रहेंगे, इनके बीच में भी बॉन्ड होता है। तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और कितने डबल बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन के एडेनिन और थाइमीन के बीच में। ऐसे ही जो ग्वानिन होता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड अप करेगा या साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ ही बॉन्ड अप करता है। अगर इनमें मिसमैच हो जाता है तो वहां पर डीएनए में कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से कोई स्पेसिफिक हमें डिसीज हो जाती है, जेनेटिक डिसीज हो जाती है। तो ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ करता है और इसमें भी बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और कितने होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। उसके बाद है ये जो हमारा डीएनए होता है, ये राइट हैंडेड ट्विस्टेड फॉर्म में होता है, यानी कि स्ट्रेट नहीं होता, ये जो ट्विस्टिंग होती है इसकी राइट हैंड साइड होती है। देन डिस्टेंस बिटवीन हेलिक्स। अब हेलिक्स से क्या मतलब है, ये पूरा एक हेलिक्स बना रहा है, देन ये हेलिक्स है, ये हेलिक्स है, ये इस तरीके से ये हेलिक्स बनते हैं। तो 2 हेलिक्स के बीच में इट मींस ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है हमारा 3.4 नैनोमीटर होता है। और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना छोटा डिस्टेंस होता है। उसके बाद है एक टर्न में अप्रोक्सीमेटली 10 बेस पेयर्स होते हैं। जैसे कि ये पूरा एक टर्न है तो इनके बीच में ये 10 बेस पेयर्स होती हैं। उसके बाद जो डिस्टेंस होता है 2 बेस पेयर्स के बीच में वो कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है। यानी कि ये 2 बेस पेयर्स हैं, जैसे कि इसमें एक ये रहा, दूसरा यहाँ ग्वानिन और यहाँ तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, 3 बॉन्ड होंगे। तो ये जो डिस्टेंस
डिस्टेंस होता है दो बेस पेयर्स के बीच में, ये कितना होता है 0.34 नैनोमीटर होता है। आई होप आपको ये साइलेंट फीचर याद हो गए होंगे। इसमें से काफी ज्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं बहुत आसानी से, काफी सारे इसमें मैटर हैं एमसीक्यू के तौर पे देने के लिए, तो ये पॉइंट्स आपको याद होने ही चाहिए। अब जो डीएनए होता है काफी माइक्रो लेवल पे होता है, तो हम बिल्कुल नेक्ड आई से तो हम बता नहीं सकते कि इसका स्ट्रक्चर हाँ जी डबल हेलिक्स था वगैरह वगैरह। तो जो सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी किया गया था, किस चीज का इस्तेमाल किया गया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का इस्तेमाल किया गया था, और किसके द्वारा, म्यूराइस विल्किंस और रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन ने इसका इस्तेमाल किया था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का, किसके लिए, डीएनए की स्टडी के लिए। अब उसके बाद एक और टर्म आता है हमारी एनसीईआरटी में, श्रिगर्स रूल। श्रिगर्स रूल क्या होता है, यहाँ मैंने सिर्फ बेसिक बताया, इसकी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है एक एक पॉइंट, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन अगर हमें श्रिगर्स रूल समझ में नहीं आता तो वो न्यूमेरिकल भी हमें बहुत अटपटे लगते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे श्रिगर्स रूल के लिए, आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा आसान लगेंगे। तो क्या है इसका बेसिक टर्म बता देती हूँ बस। श्रिगर्स रूल में क्या बताते हैं, जितने प्यूरिन होते हैं अमाउंट हमारे डीएनए में, उतना ही अमाउंट हमारे पिरिमिडिन का होता है। तो एडेनिन और ग्वानिन का जो सम होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है टीसी यानी कि थायमिन और साइटोसिन के। उसके बाद जो एडेनिन ग्वानिन और थायमिन साइटोसिन का रेशो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है सभी स्पीशीज में। उसके बाद डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो था, ये हम जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ते हैं डीएनए का एनसीईआरटी में हमें दिया हुआ है, तो ये किसने दिया था, ये जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। तो ये भी नाम इनका ध्यान रखना है, डीएनए में पूछ लिया जाता है। लास्ट टॉपिक रह गया है हमारे डीएनए के टाइप्स। डीएनए के जो टाइप होते हैं अलग अलग होते हैं, हालांकि हम जब तक जो भी पढ़ते हुए आ रहे हैं वो एक ही टाइप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमारे जो डीएनए होते हैं वो मेजरली 4 तरह के होते हैं। पहला टाइप है ए, बी फॉर्म में भी होता है, सी और जेड। तो ये हमारे 4 टाइप्स होते हैं डीएनए के। अब जो हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, या ह्यूमन जीनोम में हम जो पढ़ते हैं, या फिर वॉटसन क्रिक ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई वो कौन से डीएनए की बताई, वो हमारे बी डीएनए की बताई है, ये बात ध्यान रखना। अब उसके बाद इसमें और क्या है, बस याद रखने वाली चीज है कि जो हमारा ए फॉर्म, बी फॉर्म और जो सी फॉर्म होता है डीएनए का, ये होते हैं हमारे राइट हैंडेड, और जो हमारा जेड फॉर्म होता है डीएनए का, ये हमारा लेफ्ट हैंडेड होता है। बस इसमें यही ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। हमारी आज की वीडियो यहाँ पर फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं। इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसी तरह की और वीडियोस मिलती रहें। अगर आप अपनी मनपसंद कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बनवाना चाहते हैं, 11th हो या 12th हो, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उस टॉपिक पे आपको वीडियो तो प्रोवाइड करा ही सकूं, और अगर आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इसी के साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी जो बोर्ड या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी।